केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराए जाने के अवसर पर भावुकता के बीच देश के लिए एक नए संकल्प का भाव व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि उन पीढ़ियों की आस्था, तपस्या और संघर्ष की जीत है। अब मानसिक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन लोगों ने राम को काल्पनिक समझा था, उनकी सोच को बदलना होगा। आज का दिन उन पुरानी मान्यताओं को पीछे छोड़ने और आत्मविश्वास व आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का है। इस ध्वजारोहण को उन्होंने 500 साल से चली आ रही आस्था यात्रा की पूर्णता बताते हुए कहा कि यह सिर्फ मंदिर निर्माण का समापन नहीं बल्कि एक नए भारत की शुरुआत है। एक ऐसा भारत जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलन के मशहूर सेनानी दिवाकर भट्ट का मंगलवार 25 नवंबर 2025 को हरिद्वार में निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। लंबे समय से बीमार चल रहे भट्ट आईसीयू से ही घर लाए गए थे, लेकिन शाम 4:30 पर उन्होंने शिवलोक स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। दिवाकर भट्ट ने उत्तराखंड राज्य स्थापना आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। वे फील्ड मार्शल के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने श्रीयंद्र टापू से लेकर खैट पर्वत तक पर्वतों और नदियों के बीच लोगों को एकजुट कर आंदोलन चलाया था। राज्य गठन के बाद 2007 में उन्होंने विधायक का चुनाव जीता और भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। इसके अलावा उन्होंने यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया। उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आज यानी बुधवार हरिद्वार के खड़कड़ी शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जुबिन गर्ग की मौत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जुबिन की मौत हादसा नहीं थी बल्कि साफ सुथरी हत्या यानी प्लेन एंड सिंपल मर्डर थी। शर्मा ने सदन में बताया कि जांच से मिले नए सबूतों ने मृत्यु दुर्घटना की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक आरोपी ने सीधे जुबिन की जान ली जबकि अन्य कई लोग उसकी हत्या में मददगार साबित हुए। कुल मिलाकर अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डॉक्टर मुजम्मल अहमद गनाई नामक कथित आतंकी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने हाल ही में फरीदाबाद गुड़गांव यानी गुरुग्राम या गुरुगांव में लेकर जांच पड़ताल के लिए पहुंचाया है। जांच में मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि उन्होंने यहीं हरियाणा से लगभग 1600 किलो अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था जिसे लश्करी प्रयोजन हेतु इस्तेमाल किया जाना था। एनआईए की टीम ने उनके संलग्न क्षेत्र यानी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी लगभग 1.5 घंटे छानबीन की। वहां उनके ऑफिस, इंस्टीट्यूट कैबिन, रहने वाले कमरे और अन्य संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली गई। जांच एजेंसियों ने 2 विभिन्न ठिकानों, एक डाउज गांव और दूसरा फतेहपुर तगा से कुल मिलाकर करीब 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट व अन्य बम बनाने वाले सामान बरामद किए हैं। यह मामला उभर कर सामने आया है कि मामला सिर्फ एक धमाके का नहीं बल्कि एक बड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का है जिसमें कथिततः उपकरण, विस्फोटक हथियार, रिमोट डिवाइस, बम बनाने वाले तत्व और नेटवर्क शामिल हैं। WPL 2026 के मेगा ऑक्शन में कुल 277 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी जिसमें 194 भारतीय और 83 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार टीमों के पास कुल 73 स्लॉट उपलब्ध हैं और सबसे बड़ा पर्स यूपी वॉरियर्स के पास है, जिसके चलते उनके द्वारा सबसे अधिक और बड़ी बोलियां लगाए जाने की संभावना है। ऑक्शन नई दिल्ली में 27 नवंबर को होगा और इसकी शुरुआत मार्की सेट से की जाएगी जिसमें दीप्ति शर्मा जैसी दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। बेस प्राइस ब्रैकेट में भी बड़े नाम मौजूद हैं। 19 खिलाड़ी 50 लाख की कैटेगरी में हैं और 11 खिलाड़ी 40 लाख कैटेगरी में। कई टीमें अपने स्क्वाड को नया आकार देने की रणनीति के साथ उतर रही हैं, जिससे इस ऑक्शन में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दीप्ति शर्मा और विदेशी स्टार हीली जैसी खिलाड़ी करोड़ों की बोली आकर्षित कर सकती हैं। कुल मिलाकर ये मेगा ऑक्शन WPL 2026 की टीमों की संरचना और संतुलन को पूरी तरह बदलने वाला साबित हो सकता है। उत्तराखंड में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो फर्जी नाम और दस्तावेजों के आधार पर प्रदेश में रह रही थीं। जांच में पता चला कि दोनों ने अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर भारत में प्रवेश किया था और यहां आने के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम बदलकर शादी कर ली। पुलिस को उनके पास से आधार कार्ड, वोटर ID जैसे भारतीय पहचान पत्र भी मिले जिनके फर्जी होने की पुष्टि हुई। पूछताछ के दौरान दोनों महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से भारत में अवैध रूप से रह रही थी और स्थानीय
नेटवर्क की मदद से दस्तावेज बनवाए गए थे। पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि इनके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं और इन्हें नकली दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले गिरोह की जड़ें कहां तक फैली हैं। आईसीसी ने घोषणा की है कि 2026 का टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी और पूरे टूर्नामेंट में 55 मैच खेले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान इसी टूर्नामेंट के ग्रुप ए में शामिल हैं। दोनों टीमों का महामुकाबला 15 फरवरी 2026 को होगा। स्थान है आर प्रेमादासा स्टेडियम, कोलंबो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिरासत में किसी भी व्यक्ति की मौत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने सभी पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड की रिपोर्ट 16 दिसंबर तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और पुलिस हिरासत में हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौतें कानून की नज़र में गंभीर उल्लंघन है और इसमें संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अदालत ने इस मामले की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है, ताकि कोई भी ऐसी घटना अनजाने में न छुपाई जा सके। लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब एक कार नहर में गिर गई और इसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कार गेट लॉक होने के कारण नहर के अंदर फंस गई और लोग अंदर छटपटाते रहे। मृतक सभी शादी समारोह से लौट रहे थे और सभी बिजनौर के घाघरा बैराज में कर्मचारी थे। पुलिस और स्थानीय बचाव दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया, लेकिन गेट लॉक होने और तेज धारा के कारण किसी को बचाया नहीं जा सका। आज संविधान दिवस के अवसर पर यह याद दिलाया गया कि भारतीय संविधान ने देशवासियों को पहले ही समान अधिकार सुनिश्चित किए थे। इसके तहत न केवल आम नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, बल्कि विशेष कानूनों और नीतियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार संविधान में शामिल कई प्रावधान ग्वालियर की दरबार पॉलिसी जैसी ऐतिहासिक नीतियों से प्रेरित हैं, जिन्होंने प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों के लिए मार्गदर्शन दिया। संविधान दिवस का ये अवसर हमें यह भी याद दिलाता है कि समानता, न्याय और अधिकारों की रक्षा केवल कानून के माध्यम से ही नहीं, बल्कि समाज की जागरूकता और जिम्मेदारी से भी सुनिश्चित की जा सकती है। आज 26 नवंबर 2025 को भारत के विभिन्न भागों में मौसम का व्यापक अंतर दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रभाव महसूस हो रहा है, जिससे तापमान काफी नीचे गिर गया है। पर्वतीय क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है, जिससे वहां के तापमान में और अधिक गिरावट आई है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में बंगाल की खाड़ी में बने संभावित चक्रवात सिनियार के कारण भारी बारिश और तूफानी हवाओं का खतरा बना हुआ है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई स्थानों पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही समुद्री इलाकों में मछुआरों को भी सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क है, लेकिन रात के समय ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत के कई हिस्सों में ठंड का असर दिख रहा है। इस प्रकार भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसमी हालात में भारी अंतर के कारण लोगों को अपनी नियोजन के हिसाब से सावधानी बरतनी जरूरी है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से प्रभात समाचार समाप्त हुए।